कीरेटोमलेशिया। देखिए, कीरेटोमलेशिया में क्या चीज है? पिन पॉइंट अल्सर अपीयर इन आवर आई। आंखों में सुई के नोक के बराबर घाव हो जाता है। पिन पॉइंट अल्सर अपीयर इन आई, सुई के नोक के बराबर घाव हो जाता है। आखिरी रोग लिखिए, सिनोडर्मा। Some races appear in skin. Sometimes one loses their immunity. शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। व्यक्ति की प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो जाती है। व्यक्ति की प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसमें विटामिन। अब आते हैं अगला और नेक्स्ट है आपका, जिसे हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी देखिए, इसका जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। 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 ये कैल्सीफेरॉल में होता क्या है? मैंने आपको जब शुरू किया तो बताया था कि कैल्सी वर्ड कम्स फ्रॉम द कैल्शियम। कैल्शियम से वर्ड आया है। ठीक। अब देखिए, विटामिन डी के एक्चुअल में दो रूप होते हैं। विटामिन डी इन जनरली प्रेजेंट इन नेचर इन देयर टू फॉर्म। विटामिन डी प्रकृति में दो रूपों में मिलता है। पहला इर्गो कैल्सीफेरॉल। इर्गो कैल्सीफेरॉल। ये जो इर्गो कैल्सीफेरॉल है, जो इर्गो कैल्सीफेरॉल है आपका ये वाला, ये प्लांट ओरिजिन है। जो आप शाकाहारी भोजन खाओगे उससे जो विटामिन डी मिलेगा वो आपका इर्गो कैल्सीफेरॉल है। और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं विटामिन डी टू। विटामिन, ये ध्यान रखिए, विटामिन डी वन नहीं होता, डी टू होता है। डी टू क्या है? प्लांट ओरिजिन है। इसको कहते हैं इर्गो कैल्सीफेरॉल। दूसरा है कूली कैल्सीफेरॉल। ये क्या है? एनिमल
ओरिजिन है। इसको कहते हैं विटामिन D3। इसको कहते हैं विटामिन D3। बात समझ गए? अब इसके सोर्स समझिए, पहले सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इसके स्रोत में पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन अल्ट्रावायलेट बी receive our skin, when ultraviolet B for bat, बताया हूं मैं आपको, फिर से बना दूं डायग्राम? पहले दिन बताया था, इसलिए फिर उसको थोड़ा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, आपकी ये जो अर्थ होती है समझ लीजिए फिर से, और ये डायग्राम ना बनाया हो इसको बना लीजिएगा। ये आपकी अर्थ है और ये ओजोन की लेयर है। अब सन से जो लाइट आ रही है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के 3 फॉर्म हैं, ए, बी और सी। अब इसमें एक चीज देखेंगे आप कि ए है, बी है, सी है। अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कभी पढ़ा होगा, सीवी रमन का नाम सुने हैं आप? कौन थे सीवी रमन? क्या किया था उन्होंने? सुना है नाम सीवी रमन का? कौन थे सीवी रमन? एक हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, और अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए समझिए इसको, क्या होता है। जो सीवी रमन साहब थे उन्होंने बहुत काम किया। एक तो उन्होंने स्कैटरिंग पे काम किया, रमन इफेक्ट पे काम किया। अगर वो रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने ना की होती तो आज ये जो सुदूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाले जाते हैं, ठीक है, तो ये दुनिया भर के जो सिलेशियल बॉडी होते हैं उनके सरफेस की जानकारी भी आपको ना दे पाते। इन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की। किसने? रमन साहब ने। स्कैटरिंग का मतलब समझते हैं? बताएं। स्कैटरिंग का मतलब होता है हिंदी में प्रकीर्णन। जैसे समझिए इसको, जो किरणें या जो रे सन से चलती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, देखेंगे आप इस तरीके से, ये जा रही है,
यहां से यहां तक तो इसकी वेवलेंथ हो गई ना लैम्डा, और फ्रिक्वेंसी देखिए, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गई कि नहीं घट गई? फ्रिक्वेंसी का मतलब ज्यादा चक्कर, 1 सेकंड में 100 चक्कर मारा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है वो लंबी दूरी ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो लंबी दूरी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, व्हेन लाइट रे इंटर इन ए मीडियम, किसी मीडियम में इंटर करती हैं, तो होगा क्या, मीडियम के पार्टिकल से टकरा करके वो फैल जाती हैं। मीडियम का जो पार्टिकल होगा ना, मीडियम के पार्टिकल से टकरा के क्या होंगी, वो फैल जाएंगी। अच्छा, जिनका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जो लंबे वेवलेंथ वाली होंगी वो कम फैलेंगी, और जो छोटी वेवलेंथ वाली होंगी वो ज्यादा फैलेंगी। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। इतनी बात समझें। बाकी रमन इफेक्ट अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि रमन इफेक्ट आगे पढ़ाऊंगा। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में रमन इफेक्ट की जरूरत है, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग में जरूरत है, उसमें बताऊंगा। अब ये जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी हो गई अल्ट्रावायलेट ए की, तो अल्ट्रावायलेट ए क्या होगा, इजिली इंटर, जो सनलाइट से आ रही है इजिली ओजोन लेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी। उसके बाद बी भी कई है, A1 A2 A3 पूरा एक स्पेक्ट्रम है। मोस्ट ऑफ दी जो बी वेवलेंथ वाली जो अल्ट्रावायलेट बी है, वो भी अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी, लेकिन सी अर्थ के सरफेस पे नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा ऊर्जावान भी होती है, ये स्कैटर्ड हो जाती, यहां से टकराती हैं। जैसे ये आपका ए आई, बी आई, और ये सी वाली जब आएगी तो यहां टकरा के क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, पृथ्वी की सतह पे नहीं आएगी। अब क्या होगा, अब बोल दो पानी के लिए जरा बेटा। बोल दो मैडम से कि पानी भिजवा दें। तो अब क्या होगा कि ये जो बी वाली है, ये इसी से हमको लेना देना है। लेना देना क्या है, ये जो बी वाली अल्ट्रावायलेट है, जब हमारी त्वचा पर पड़ता है तो क्या बन जाता है, विटामिन D3 बन जाता है। विटामिन D3 को क्या करेगी, ये फॉर्म करेगी। लिख लीजिए, कहां तक लिखा है जरा दिखाइए तो। रूट ये हो गया, लिखिए। अब देखिए, ओनली ओनली ultraviolet B when reaches our skin, when reaches our skin, comma skin formed विटामिन D3। केवल अल्ट्रावायलेट बी जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो विटामिन डी त्वचा में क्या होती है, बन जाती है। त्वचा में बन जाती है।
और एक चीज समझ लीजिए, जो भी आप फूड खाते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन बताया भी था पहले क्लास में कि गांव में रहने वाली महिलाओं में हड्डी का रोग, खासकर वो गरीब घर की है, सामान्य घर की है, तो उन महिलाओं में हड्डी का रोग कम दिखता है। शहर में रहने वाली महिलाओं में हड्डी का रोग ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि गांव में जो महिला रह रही है गांव में जो महिला रह रही है तो अर्ली मॉर्निंग सो के उठती है और उसको जाकर बहुत सारा काम करना होता है। उस समय उसकी त्वचा पर विटामिन डी पड़ता है। तो जब विटामिन डी त्वचा पर पड़ेगा, विटामिन डी सॉरी अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट बी जब त्वचा पर पड़ेगा तो उसकी त्वचा विटामिन डी बना लेगी, और घर में जब लौट के आएगी, कड़ाके की भूख लगी होगी, तो गुड़ आदि को वो खाएगी, गुड़ का सेवन करेगी। गुड़ असल में घर में जैगरी अमूमन हर गांव में होता है। अब पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन तो होता नहीं, खा लिया पिज़्ज़ा बर्गर, तो गुड़ खाया। तो गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो नीचे लिख लीजिए, विटामिन डी इज ए एब्जॉर्बर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को भोजन से अवशोषित करता है। अरे भाई, मेरे आधे आधे घंटे में पानी ले आया करो यार, ये तो बड़े से जग में ला के रख दो। ठीक है, जब क्या बोला? हाँ हाँ, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में अवशोषित होने के लिए प्रेरित करता है। विटामिन डी इंसिस्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द फूड, भोजन से। भाई इसीलिए तो इसका नाम नाता जो है, इसीलिए तो इसका नाता क्या है, इसीलिए तो इसका नाता कैल्सीफेरॉल रखा गया है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा किससे है? आपके हड्डियों से है। शहर में रहने वाली महिलाओं में हड्डी का रोग इसीलिए ज्यादा दिखता है। और किन देशों में ज्यादा दिखेगा हड्डी का रोग? जहां पे रहने वाली महिलाओं का पूरा शरीर ढका रहता है, अरब देशों में, वहां हड्डी संबंधी रोग ज्यादा दिखेगा। भारत में दिखेगा, किन में दिखेगा? जो डब्बा में रहती हाउस वाइफ, जो घर के अंदर है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नामक सीरियल देखती रहती है, घर से बाहर नहीं निकलना है, उनमें यह प्रॉब्लम दिखेगी। उनमें ये रोग दिखेगा आपको। समझ गए? विटामिन डी का मामला यहाँ पर ये होता है। और और आपको अच्छी बता दें, फूड में कौन सा फूड, देखिए दो फूड प्रकृति में ऐसे हैं जिनमें लगभग सारे विटामिन होते हैं। नोट डाल के कहीं चाहे नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए, एक जो दूध होता है, मिल्क, मिल्क में सारे विटामिन होते हैं। मिल्क कंटेन ऑल विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन सी आल्सो, but if you boil the milk,
यदि आप मिल्क को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, विटामिन सी बिकम डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। अब यहां से देखिए, यूपी पीसेस में जो क्वेश्चन है कभी आए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तब आप कही अरे सर तो बताया कि दूध में विटामिन सी होता है, तब ये मान के चलिएगा कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। वो पूछ रहा है, दूध में सारा विटामिन होता है, सी होता है कम मात्रा में होता है। लेकिन जब दूध को आप बॉयल कर देते हैं ना, तो 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो जो बच्चा पैदा होता है वो खाली माँ का दूध पीता, उसको अलग से विटामिन सी की गोली खिलाते हो क्या? नहीं खिलाते हो। इसका मतलब दूध में होता है। हाँ, ये बात अलग है कि माँ के दूध में ज़्यादा मात्रा में है, एनिमल के मिल्क में कम मात्रा में विटामिन सी होता है। लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तब आप विटामिन सी को मान के चलिएगा। अब अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे में सारा विटामिन होता है, सी छोड़ करके, सी नहीं होता। अब अगर विटामिन डी और दूध को कंपेयर करें तो कुछ विटामिन डी पढ़ा रहे हैं। गाय का एक पहला दूध का नाम सुना है? फर्स्ट मिल्क ऑफ काऊ। फर्स्ट मिल्क ऑफ काऊ विच इज नोन एज कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क ऑफ काऊ विच इज नोन एज कोलेस्ट्रम। गाय के पहले दूध को कोलेस्ट्रम, या हिंदी में आपकी भाषा में जो भी कहते हैं उनको नहीं पता, कहीं खीज कहते हैं, कहीं कुछ ना। हाँ, तो जो गाय का पहला दूध होता है, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी, और खाली डी ही नहीं, इसमें अच्छी मात्रा में आप देखेंगे तो विटामिन ए भी होता है और डी भी होता है। दोनों अच्छी मात्रा में पाया जाता है फर्स्ट मिल्क काऊ में। समझ रहे ना? अच्छी मात्रा में होता है। और किसमें होता है लिखिए, विटामिन डी में लिख लीजिए, अदर सोर्सेस में लिख लीजिएगा, एग है, ग्रीन वेजिटेबल है। अब देखिए, ग्रीन वेजिटेबल इन जनरली कंटेन विटामिन D2। हरी सब्जियों में विटामिन D2 होता है। और वेज और जो नॉनवेज फूड खाते हैं, चिकन, मुर्गा, इस सब में विटामिन डी होता है। लेकिन हम उसको खाने के लिए नहीं कहें कभी भी। हम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि आज की डेट में जो जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, इंजेक्शन लगा लगा करके छोटे से चूजे को बड़ा किया जाता है, उसका ग्रोथ रेट बढ़ाया जाता है, सप्लीमेंट दिया जाता है, दैट कॉजेज डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर इन योर बॉडी। नॉनवेज ना खाएं ज़्यादा ठीक, ना खाएं ज़्यादा ठीक। और नॉनवेज खाने के शौकीन है तो एक चीज़ खाएं, फिश, मछली। मछली के अलावा कोई भी नॉनवेज खाने लायक वर्तमान में नहीं है। समझ गए? अब कमी से रोग आ जाइए, डिफिशियंसी डिजीजेस। अब देखिए, डिफिशियंसी डिजीज में नंबर 1 है रिकेट्स। डी की कमी से रोग, डिफिशियंसी डिजीजेस, रिकेट्स। बोन बिकम इरेगुलर इन शेप,
हड्डियां, बोन बिकम इरेगुलर शेप एंड वीक, हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। ऐसा रोग जानते हैं, जैसे कि एक चीज समझिएगा, या आप तो लिखा है किताब में पढ़ते हैं, रट लेते हैं। आप देखेंगे भारत में या जो देश हैं जहाँ पे अभी भी देखेंगे तो ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है ना, देखे हैं कभी आप? उसमें देखेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी देखेगा। जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ जानते हैं ना, जो कचरा बीनते हैं, हर शहर में मिलते हैं, अपना उसी से गुजारा करते हैं। तो खाने में वो बच्चे देखेंगे रात की रोटी रखी रही होगी, सवेरे चाय वगैरह से रोटी को चाय में बोर के खाते हैं बच्चे वो। और जो रोटी खा रहे हैं बच्चे, उस रोटी में, यानी जो व्हीट गेहूं की रोटी बनती है, रोटी में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होती है। उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइडिन प्रोटीन। अब उस बच्चे को जब भोजन में प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए, मान लीजिए वो बच्चा ऐसी जगह रह रहा है जहां उसको अर्ली मॉर्निंग की धूप मिल जाती है, लेकिन वो जो खाना खा रहा है उसमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। और जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बच्चे में देखेंगे एक रोग होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर। क्वासिरकोर में देखेंगे पेट बाहर निकल आता, हाथ पर दुबला पतला हो जाएगा। तो क्वासिरकोर होगा तो साथ में रिकेट्स भी हो जाएगा। आप हमको एक चीज बताइए, बनती हुई इमारत को, एक इमारत बन रही है, मकान बनवा रहा है, वहां गिट्टी बालू सीमेंट सरिया ज्यादा चाहिए कि बन चुकी हुई इमारत को चाहिए? मतलब आपका बना बनाया मकान है, उसको सीमेंट बालू गिट्टी सरिया ज़्यादा चाहिए कि जो अभी बनना शुरू हुआ उसको ज़्यादा चाहिए, जो बनना शुरू हुआ? तो जो बच्चे हैं उनके खाने में हम लोगों के खाने के कंपेयर में प्रोटीन का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, त्वचा में ये विटामिन डी बनेगा ना, तो जब बनाएगा कौन? त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन होती। जब प्रोटीन की कमी होगी तो ये विटामिन नहीं बनेगा, रिकेट्स हो जाएगा। तो सारे रोग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। क्वासिरकोर का मतलब पेट बाहर निकला हुआ, यानी खाना वो खा रहा है, प्रोटीन जितनी जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं उनमें ये दिक्कत आपको दिखेगी। अगला आइए, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया देखिए, ऑस्टियो शब्द का जो मायने होता है, ऑस्टियो शब्द का मायने होता है हड्डी, बोन्स। मलेशिया वर्ड का मायने होता है टू बिकम सॉफ्ट, हड्डी का मुलायम हो जाना। इसमें हड्डियों का मुलायम हो जाना। रिकेट तो कम उम्र के बच्चों में दिखेगा। इन जनरली लिखिए, ऑस्टियोमलेशिया इन जनरली, इन दिस लिखिए, इन जनरली दिस डिजीज ऑब्जर्व इन एडल्ट। इन जनरली, ऑस्टियोमलेशिया में लिखिए, इन जनरली दिस डिजीज ऑब्जर्व इन एडल्ट, ऑब्जर्व इन एडल्ट, their bone loses their density, bones loses their density, once feel joint pain। समानता यह रोग वयस्कों में
देखा जाता है। इसमें हड्डियों हड्डियों की डेंसिटी यानी घनत्व घट जाता है। हड्डियों का घनत्व घट जाता है। व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है। देखा होगा, ये जो समस्या दिखेगी आपको, ये महिलाओं में ज्यादा दिखती है। तो महिलाओं की एज मोर देन 45-50 के जब ऊपर होंगी, आपके घर में आपकी मदर होंगी या आपकी कोई भाभी होंगी, जो भी होंगी, की उम्र 45-50 हो गई होगी। क्योंकि होता क्या है, 45-50 के बाद जो मेनोपॉज होता है वो बंद होने लगता है। उस समय स्त्रियों के शरीर में फीमेल हार्मोन, जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं, मादा हार्मोन की अनियमितता, खाली वही नहीं, कई अन्य हार्मोन की अनियमितता शुरू होती है। और इस समय महिलाएं कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है की शिकायत करना शुरू करती हैं। 40 के बाद पुरुषों से ज्यादा दूध पीने की जरूरत महिलाओं को होती है। कि दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। और उस समय क्या होगा, जब कमर में दर्द है, इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी हो रही है। मतलब कैल्शियम वो खा भी रही है तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम फूड में गया अंदर, अब वो कैल्शियम को हड्डी तक खींच के ले जाने का काम जो करता है वो विटामिन डी करता है। डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो बोन लॉसेस देयर डेंसिटी, यानी हड्डी का घनत्व तो घट जाएगा, हड्डी कमजोर रहेगी तो कमर में दर्द। अब अगर महिला मोटी है, काफी मोटी है, तब उसके कमर में समस्या और ज्यादा दिखेगी। क्योंकि जो वो बैकबोन होगा, जो हड्डियों का बना है बैकबोन, उस पर वेट ज्यादा पड़ रहा है और उसकी डेंसिटी कम हो गई, मुलायम हो गया। घुन डेंसिटी का मतलब जैसे ये लकड़ी है, इसमें घुन लग जाए तो ये कमजोर नहीं हो जाएगी। इस पे ज्यादा वेट देंगे तो लचकने लगेगी नहीं, बस वही चीज होता है। तो ऐसे अगर महिला है, उनकी उम्र 45-50 हो गई है और कमर में थोड़ी बहुत शिकायत, तो कम से कम 15 दिन में एक दिन मार्केट में कैल्सीरॉल का सैचेट होता है। सैचेट का मतलब पाउच होता है। उसको दूध में मिला के 15 दिन में देना। रोज मत देना, रोज देने में फिर आपकी हड्डियों में ओवर ग्रोथ होने लगती है। उसे कहेंगे एक्सोविटामिनोसिस, ज़्यादा विटामिन हो गया। तो 15 दिन 20 दिन में एक बार देने में दूध मिला करके, दूध तो रोज पीना चाहिए खासकर महिलाओं को, तो ये स्थिति नहीं बनती हड्डी का। ठीक है, नहीं तो ऑस्टियोमलेशिया में पता नहीं चलता, हड्डी की जो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर चलने फिरने बैठने, अगर महिला दुबली पतली है तो कम तकलीफ होगी, मोटी है तो ज़्यादा तकलीफ होगी। समझ गए? अब अगले अगले विटामिन पे आते हैं। विटामिन वगैरह जो पढ़ना है ना, तो आप इस तरीके से आपको पढ़ना है, खाली ये विटामिन है, ये रोग है। अभी देखिएगा विटामिन ई को देखिए। अब विटामिन ई, विटामिन ई को कहते हैं टोको
फेरॉल। इसको एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की क्या पोजीशन है? मिल्क प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में भारत की क्या पोजीशन है? एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर इसी विटामिन को कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। अगर हम कहें कि दूध उत्पादन में विश्व के संदर्भ में, विश्व के कॉन्टेक्स्ट में भारत की क्या पोजीशन है, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 18.5% मिल्क प्रोडक्शन केवल इंडिया करता है, यानी वर्ल्ड में टॉप पे है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया क्या है? टॉप पे है। विटामिन ई सीधे सीधे मिल्क प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। विटामिन ई डायरेक्टली इफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कैसे मालूम है? हम भले चिल्लाते हैं कि हम टॉप पे हैं मिल्क, सुन लीजिए बात को ध्यान से, जो चक्कर मक्कर करके बतियाते हैं ना, ये गूगल बाबा में मिलेगा ना बुक में मिलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो सन्न हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुना करिए जब बोला करें तो। देखिए मिल्क प्रोडक्शन में हम भले चिल्लाते हैं कि हम टॉप पे हैं, टॉप पे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ज्यादा माल खिला के कम माल पा रहे हैं। कि विश्व में जितने जानवर हैं, एनिमल, आपको पता है जितने वर्ल्ड में पॉपुलेशन एनिमल की, लगभग 57% बुफाइलो केवल भारत में होती है। बुफाइलो सोच लीजिए, अब इतनी बुफाइलो आप ज्यादा पैदा कर रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? दूसरा, अगर काऊ की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 15% आ जाता है वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है। लेकिन आपके एनिमल का जो ब्रीड है थर्ड क्वालिटी का है। ब्रीड समझ रहे हैं? दूध बहुत कम देता है। अब नेचुरली इतना एनिमल है तो खिलाना भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और तब कह रहे हो हम टॉप पे हैं। तो आपको डाटा दिखाया जाता है कि हम टॉप पे हैं। जर्मनी या डेनमार्क क्या करते, कम माल खिला के ज़्यादा माल प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में जो ये एनिमल है इनका प्रोडक्शन हम मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं, दूध का उत्पादन और हो सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए एक तो तरीका यह है, अन्य देशों में जो भी जानवर पाले जाते हैं, एग्रीकल्चर आप पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर ही एक्चुअल में अप्लाइड है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता। बॉटनी जूलॉजी से नहीं पूछता उतना, जूलॉजी से पूछेगा तो मानव के बारे में पूछेगा। तो उसमें जो एनिमल को पाला जाता है उनकी जो ब्रीड है, अच्छे नस्ल का जानवर भारत के पास नहीं है। अन्य देशों में क्या करते हैं, जब जानवर को पालते हैं ना तो उनका पिडिग्री रिकॉर्ड बनाते हैं। पिडिग्री रिकॉर्ड समझ रहे हैं? पिडिग्री रिकॉर्ड, पिडिग्री रिकॉर्ड का मतलब होता है वंशावली बही खाता। वंशावली बही खाता का मतलब समझ रहे हैं? कोई गाय है दूध दे रही है, वो कितना दे रही है, ओके, उसकी अम्मा कितना देती थी, उसकी दादी कितना देती थी, अगली पीढ़ी में उसका डाटा बनाना।
इसको कहते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड बनाना। भारत में पेडिग्री रिकॉर्ड कहाँ बनता है? जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास। जो आम किसान भाई है हमारे, वो इसको नहीं जानते। मान लीजिए अच्छे नस्ल का जानवर पाल के रखे हैं, उनको नहीं पता कौन से नस्ल का है, और कोई रद्दी किस्म का थर्ड क्लास किस्म का जो मेल ले आया उससे क्रॉस करा दिया। अब एक अच्छे नस्ल का अच्छे नस्ल से क्रॉस नहीं होगा तो अच्छी संतान नहीं आएगी, अच्छी संतान नहीं आएगी तो अच्छा दूध नहीं मिले। वहां का सिस्टमेटिक साइंटिफिक ढंग से क्रॉस कराते हैं। अगर ये व्यवस्था भारत में सुधर जाए, अच्छे नस्ल का अच्छे नस्ल से क्रॉस कराए तो अच्छा दूध मिले। दूसरा, लैक ऑफ विटामिन ई। आज स्थिति यह है कि ज्यादातर जो जानवर पाल के रखते हैं, जानवर को जो चारा खिलाते हैं, उनके चारे में ऑयल कंटेंट, वनस्पति तेल लगभग ना के बराबर है। अब विटामिन ई मिलता कहाँ है? वनस्पति तेलों से। तो जब जानवर के चारे में विटामिन ई नहीं होगा तो जानवर बांझ होगा। जब बांझ होगा तो क्या होगा? दूध कहाँ से देगा आपको? समझ रहे हैं? तो विटामिन ई सीधे सीधे ताल्लुक रखता है मिल्क प्रोडक्शन से। आदमी में विटामिन ई कमी नहीं हो भैया। वैसे भारत में साला इतना तेल घी आप लोग खाते हो, तेल घी की यहाँ कमी नहीं है। इतना तेल घी खाते हो कि आप में स्टेरिलिटी रोग तो हो ही नहीं सकता। और खासकर आगरा में तो मिर्च मसाला धुआंधार खाते हैं। तो यहाँ खाना खाता हूँ, देखता हूँ मेरे बस का रहता नहीं, मैं मिर्च बिल्कुल नहीं खाता हूँ। यहाँ तो बिना, जब कभी बाजार में देखता हूँ वहाँ ले रहे तो मिर्च पड़ा है और मिर्च 4 ठो ले लिए। तो खाली मिर्ची की सब्जी खाना चाहिए, क्या जरूरत है सब वेजिटेबल की। मिर्ची में जानते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अभी कम उम्र नहीं पता चलता, एक समय के बाद उसका बहुत नुकसान होता है। थोड़ी बहुत लीजिए आप। आपके जो किडनी में पथरी बनती है ना, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होता है। तो इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन में ये दो। और तीसरा रीजन भी थोड़ा सा देख ले फिर छोड़ते हैं। तीसरा रीजन, भारत में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है हर साल। वो क्या है? रिलीजियस टोगो। ये क्या है? अन्य देशों में जब जानवर दूध देना बंद कर देता है तो स्लाटर हाउस चला जाता है, वहां कट करके खत्म हो जाता है। यहां पे ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो समस्या होगी। ये समस्या यहां पर सबसे बड़ी है। समझ रहे हैं? बाकी चलिए कल फिर डिस्कस करेंगे।